गुड इवनिंग। रेनासा हो गया है अपना? क्यों, कुछ बचा तो है नहीं इसमें? रेनासा पे हम चर्चा कर रहे थे और रेनासा का जो है मीनिंग या कंसेप्ट, इसके हमने कंसेप्ट पे बात की थी कि रेनासा है क्या। रेनासा बेसिकली हमने कहा कि एक मूवमेंट है, आंदोलन है 15 to 78 सेंचुरी। फिर रेनासा आंदोलन का जो कारण है, रीजन, हमने कहा कि इसमें बहुत सारे व्यक्ति हुए जो पुनर्जागरण आंदोलन को संचालित करने में, उस माहौल को, उस आंदोलन को जो है उद्वेलित करने में उनकी भूमिका थी। और साथ ही साथ इसके जो आउटकम है ना, परिणाम, और फिर इसका हम एक करते हैं मूल्यांकन, यानी इवेल्युएशन। फिर से रिकॉल कर लें, हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में जो सबसे पहला टॉपिक होता है रेनासा, पुनर्जागरण को देख रहे थे। अब ये लगभग समाप्त हो गया है, तो इसको हम फाइनल टच देते हुए इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि इस इशू से जुड़े हुए जो प्रश्न आ सकते हैं, आए हुए हैं, उसको कैसे लिखा जाए, कैसे उस पर अपनी तैयारी रहे, हाँ, ये ध्यान में रहे। तो हमने कहा कि कोई भी जब टॉपिक पढ़ते हैं, ये टॉपिक, ऐसे और भी हमने कई टॉपिक बनवा रखे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री, पुनर्जागरण, अगला इसके बाद धर्म सुधार यानी रिफॉर्मेशन, फिर इनलाइटमेंट का युग यानी ज्ञानोदय का युग, फिर आगे जो कि है उपनिवेशवाद, औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी अमेरिकी क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति, ऐसे एक एक टॉपिक होकर के गुजरता है। वर्ल्ड हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं वो 15वीं 17वीं सदी से लेके और ये 20th सेंचुरी, ये लगभग 500 वर्षों का जो फेज है, उसमें आप 11-12 टॉपिक पढ़ते जाते हो, जिसमें पहला टॉपिक है आपका रेनासा। इन सारे बिंदुओं पे हमने बहुत चर्चा की है आपसे। हम जो पुनर्जागरण देख रहे थे उसमें यह है कि पुनर्जागरण क्या है। तो हमने देखा था, एक 2-4 लाइन की एक परिभाषा हमेशा याद रखना चाहिए। बार बार हमने बोल रहे थे कि भाई पुनर्जागरण का मतलब है कि 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में एक सांस्कृतिक बौद्धिक आंदोलन हुआ, जिसमें अतीत से प्रेरणा ली गई थी। ज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में अनेक नवीन विकास हुए और उसी आंदोलन से आधुनिकता को बढ़ावा मिला। हो गया पुनर्जागरण। अलग अलग शब्दों का हेर फेर से और अलग अलग बातें जोड़ते हुए ऐसा एक अप्रोच हम बनाते हैं। दूसरा, हमने कहा कि पुनर्जागरण क्यों हुआ, तो हमने कहा कि पुनर्जागरण के कई सारे कारण हैं और इसके जो कारण हैं वो 15वीं 17वीं शताब्दी से पहले के यूरोप में, और पुनर्जागरण से पहले का जो यूरोप है वो मध्यकाल है। तो यूरोप लंबे समय से अनेक मध्यकालीन जो रिलीजियस रिजिडिटी होती है, जो मध्यकालीन जो फ्यूडल अप्रोच होता है, उससे ग्रसित था। यानी रेनासा से पहले यूरोप में समाज में बहुत सारी बुराइयां थीं, अपर क्लास, लोअर क्लास का बहुत सारे मामलों में शोषण, वुमेन्स का कंडीशन बहुत खराब होना, समाज में सोचने का जो दृष्टिकोण होता है वो रैशनल नहीं था लोगों का। ज़्यादातर लोग धर्म, अंधविश्वास के जकड़ में थे। धार्मिक मामलों में और हमने कहा कि पूरा यूरोप जो कि है बहुत जकड़ा हुआ था। जो मूल ईसाई धर्म है वो अनेक प्रकार के सादगी को, सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन को महत्व देता है, लेकिन मध्यकाल में उसकी व्याख्या करने वाले जो प्रिस्ट हैं, पादरी हैं, वो ईसाई धर्म में बहुत सारे अंधविश्वास को बढ़ावा देते थे। उसके आधार पर वो खूब ठगी करते थे, पैसा कमाते थे। राजनीति में भी हमने कहा था कि जो सामंत हैं और जो चर्च हैं, उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वो राजतंत्र पर भी कई बार अंकुश लगाते थे।
बहुत सारे आम लोगों को जो सामान्य राजनीतिक अधिकार होते हैं, स्वतंत्रता, है ना, समानता, अभिव्यक्ति, ऐसी बातें नहीं थी, उन्हें मिली ही नहीं थी। तो पुनर्जागरण से पहले का जो यूरोप है उसमें हमने कहा कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, जो हमारा लाइफ के विविध जो पहलू हैं उन सब में जो कि है अनेक प्रकार का डाउनफॉल था। धीरे धीरे उस यूरोपीय समाज में से चिंतन करने वाले, लिखने पढ़ने वाले बहुत सारे लेखक विद्वान आगे आए और उन्होंने अपने उस तत्कालिक परिस्थिति पर बहुत निराशा प्रकट की, गुस्सा दिखाया और जो समस्याएं थीं उन समस्याओं को उठाया और समस्याओं के कारण पर प्रहार किए और बदलाव के लिए मांगे उठाई। देखते 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 इस प्रकार की मांगे उठती गईं। धार्मिक बुराई छोड़ के धर्म में अच्छे मूल्यों को बढ़ाओ, समाज में समानता लाओ, राजनीतिक अधिकार दो, राजा का काम है लोगों की जीवन संपत्ति की सुरक्षा करना, दुनिया में नए नए स्थानों की खोज करो, व्यापार वाणिज्य करो। इस प्रकार से बहुत सारे कार्य और गतिविधियों को लगातार इस 200 वर्षों में वहाँ महत्व मिला और यही स्थिति थी पुनर्जागरण की। पुनर्जागरण हमने कहा था कि बेसिकली अतीत से प्रेरित था, इसीलिए हम नाम दे देते हैं दोबारा जागना। इसका मतलब ये था कि मध्यकाल में उस दौरान लोग तर्क देने लगे कि मध्यकाल में हम तो सोए हुए लोग हैं, हमारे बाप दादा अतीत में कितने अग्रणी लोग थे और हम कहाँ आ गए, कितना नीचे चले गए, फिर से जागो, कम से कम अपने बाप दादाओं की उपलब्धियों तक पहुँचो। लेकिन केवल बाप दादाओं की उपलब्धियों तक पहुँचने का सिलसिला नहीं रहा। पुनर्जागरण में ऐसे नए नए खोजें हुई, यहीं से आगे जो कि है यूरोप, है ना, बढ़ता चला गया और वहाँ से होते हुए आज 21वीं सदी में यहाँ पहुँचा है। तो पुनर्जागरण का हमने कहा कंसेप्ट देखा गया है। पुनर्जागरण क्यों हुआ, उसके पीछे कारण, किन व्यक्तियों का क्या योगदान रहा, पुनर्जागरण के क्या परिणाम आए और पुनर्जागरण का एक है मूल्यांकन। तो हमने कहा जो ये पुनर्जागरण टॉपिक है 200 सालों के दौरान, उस दौरान जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को जब हम तराजू पे तौलेंगे यानी उसका इवैल्यूएशन करेंगे तो उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस भी दिखाई देंगे, सीमाएं। उसके बावजूद भी उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस आपको दिखेंगे, महत्व। एक तरीका होता है, सपोज दैट आपके समय में कोई मूवमेंट हो, मान लीजिए कहीं कुछ लोग किसी बदलाव के लिए संगठित है, मांग उठा रहे हैं। तो ऐसा क्यों मांग उठाया गया है, क्या वजह है कि लोगों को मांग उठाना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, आंदोलन से क्या निकला, उसके क्या प्रभाव पड़े, आंदोलन में क्या कमी रह गई, आंदोलन में क्या सीमा थी, फिर भी उसका क्या इम्पोर्टेंस था। ऐसे आयामों में बांट के विभिन्न मूवमेंट को देखा जाता है। वो भले आज समकालीन समय में भी हो तब देखेंगे। एक एग्जाम्पल कह दे रहा है, आप लोग को याद होना चाहिए कि अभी 2 साल पहले ही किसानों ने एक एमएसपी को लेके इस प्रकार का एक मूवमेंट किया था भारत में। अपने एक सरकार ने जो एमएसपी में कुछ नियम नए लाए थे उसको लेकर, बाद में सरकार ने उसको वापस कर लिया। तो वो एक विषय हो गया है ना कि इधर हाल के दिनों में एक मूवमेंट चला किसानों का, वो सब्जेक्ट है, लिखने पढ़ने वाले पढ़ेंगे उसको, तो उसका स्टडी करेंगे कि भाई फलाने से फलाने टाइम में किसानों ने मूवमेंट किया, जिसमें खासकर पंजाब, हरियाणा, इधर के राजस्थान के किसान थे, किन कारण से किए थे, कौन कौन लोगों ने उसमें भागीदारी की, आंदोलन के जो भागीदार थे उनकी अच्छी बातें क्या थी, उनकी कमजोरियां क्या थी, आंदोलन से क्या नहीं मिला आखिर रोड पर बैठने से। यही तो बौद्धिक तरीके से पढ़ने समझने का तरीका होता है। उसी तरह किसी टॉपिक को बौद्धिक तरीके से पढ़ने का कंसेप्ट कि वो टॉपिक क्या है, उसमें से निकलता हुआ ज्ञान को पकड़ना। फिर जो अगर आंदोलन है तो भाई जाहिर सी बात है कि वो आंदोलन क्यों हुआ था, उसके डायमेंशन को बांट देना, आंदोलन के कारण कौन से धार्मिक कारण थे, कौन से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, क्योंकि आंदोलनों के एक नहीं, अगर किसी एक मांग को लेकर कोई आंदोलन हो तब तो एक ही 2 कारण हो सकता है, लेकिन जब कई मांगे जुड़ी हों तो कई कारण होगा। तो यहाँ भी जब रीजन कारण जोड़ते हैं तो आप कुछ उसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सारे कारण देखते हैं। फिर हमने कहा कि किसी भी युग में, किसी भी दौर में किसी आंदोलन को, हमने कहा कि रेनेसां बेसिकली एक लाइन में क्या आंदोलन है, एक सांस्कृतिक बौद्धिक आंदोलन है, जागरण है। यह
तो आंदोलन किसी भी काल में होगा तो कुछ लोग उसको चलाएंगे, लीड करेंगे, और ऐसा है। हमने कहा था कि भाई इस दौर में एक से बढ़कर एक राजनीतिक चिंतक, समाज विज्ञानी, साहित्यकार, लेखक, विद्वान, ये सब हुए, किताबें लिखी, खोजें की, और उनके उन खोजों से, उनके तर्कों से, उनके अन्वेषण से बहुत सारे नए बदलाव हुए। और इस प्रकार से पुनर्जागरण के दौरान को जो कि है आधुनिक तत्वों और बहुत सारे प्रगतिशील तत्वों को स्थापना मिला, प्रोग्रेसिव एलिमेंट को। फिर उसके बाद उसके परिणाम, तो हमने कहा था कि जब उसकी सीमा को जब आप देखेंगे, लास्ट वाला, तो पुनर्जागरण की आपकी कई सीमा दिखेगी। क्या क्या सीमा दिखेगा? हमने कल भी बात की थी, थोड़ा सा नोट्स भी इसको फॉलो करना है ना। हेडिंग लिख लेंगे, पुनर्जागरण आंदोलन की सीमा, लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन है? पहले कहानी सुन लें। पुनर्जागरण को लीड करने वाले जो लोग थे वो लेखक, विद्वान, इंजीनियर, कलाकार, आर्टिसन, और ये लोग शहरों में रहते हैं। तो मुख्य रूप से एक सीमा ये थी कि पुनर्जागरण जो हुआ शहरों में हो रहा था, यूरोप के गांवों में इससे प्रभाव नहीं था। तो यही एक लिमिटेशन हो जाए, तो उसमें लिख लें पॉइंट वाइज, है ना। रेनेसां वाज ए एलीट मूवमेंट, एलीट मूवमेंट। पुनर्जागरण एक अभिजात वर्गीय आंदोलन था जो मुख्यतः शहरों तक सीमित था, जो मुख्यतः शहरों तक सीमित था। है ना, हाँ, लिमिटेड इन अर्बन सेंटर्स। दूसरा चीज इसमें पॉइंट हो जाएगा कि इस आंदोलन में मुख्यतः मध्यम वर्ग, इस आंदोलन से मुख्यतः मध्यम वर्ग जुड़ा था, मिडिल क्लास जुड़ा था मुख्यतः। पार्टिसिपेंट वेयर बेसिकली मिडिल क्लास ओनली। आंदोलन से केवल मध्यम वर्ग जुड़ा था। किसान, मजदूर एवं महिलाएं इसका भाग नहीं थी, पार्ट नहीं थी, इसका हिस्सा नहीं थी। उसी में एक लाइन जोड़ सकते हैं कि महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को इग्नोर किया गया, माने से दूरी बनाई गई, इग्नोर वुमेन्स प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट कर सकते हैं, धार्मिक अहिष्णुता, असहिष्णुता एवं अंधविश्वास बने रहे। रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड सुपर इंस्टीट्यूशन रिमेन्स। धार्मिक असहिष्णुता एवं अंधविश्वास बने रहे। पुनर्जागरण ने उनको पूर्णतः समाप्त नहीं किया, पुनर्जागरण ने इन्हें पुनः खत्म नहीं किया। अगला, पुनर्जागरण रेनेसां के वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों से यूरोप ने, पुनर्जागरण के वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों से यूरोप ने एक तरफ प्रगति की तो दूसरी तरफ औपनिवेशिक शोषण को भी बढ़ावा मिला, औपनिवेशिक शोषण को भी बढ़ावा मिला। तो बताएंगे कि वन साइड यूरोप इमर्ज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, while an other side, due to the
discoveries of new area, colonial exploitation happened. तो ये इसकी सीमा है, लेकिन सीमा के बावजूद भी कुल इसका क्या है, बहुत जबरदस्त क्या है, इम्पैक्ट है, महत्व है, ये ध्यान में रखना है। क्यों? कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्जागरण पे आपको दोनों टाइप का, मुख्य रूप से आरएस एग्जाम और जो यूपीएससी है, ये टॉपिक मुख्यतः आरएस के नज़रिए से थोड़ा आपको पढ़ना है। यूपीएससी में सीधे सवाल इसमें से नहीं आएंगे, लेकिन अगला टॉपिक जो है वो तभी समझ में आएगा जो यूपीएससी वाला जो पहले हम रेनासा पढ़े। तो कुछ इसमें आपको याद करिए 20 वर्ड्स के 15 वर्ड, 50 और 100, 200, यही तरीका होता है। आज थोड़ा सा प्रश्नों को लिखने की शैली पे भी हम चर्चा करते हैं। एक प्रश्न ऑलरेडी आरएस में आया हुआ है, 15 शब्द। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाई रेनासा? पुनर्जागरण से आपका क्या तात्पर्य है? बस ऐसे ही पूछते हैं वो, ये 15 शब्द में। ध्यान में रखना है कि परीक्षा में वर्ड लिमिटेशन महत्वपूर्ण है, इसलिए दिए गए शब्द में ही लिखे, ज्यादा मेहनत। क्या लिखेंगे इसमें? लिखिए, सोच के लिखिए 15 शब्द में। बकायदे आपको जो कॉपी मिलती है वहाँ, उस कॉपी में ऐसे ये क्वेश्चन छपा रहे हैं। रेनासा से आप क्या समझते हैं, और 2 लाइन जगह छोड़ा रहा है। फिर अगला प्रश्न रहेगा, यही मॉडल होता है, इसी में आपको लिखना है 15 शब्द। अरे जो भी लिखेंगे सही भाषा, बस यही है कि जब शब्द कम शब्द में लिखना हो तो चुने हुए गंभीर शब्दों का इस्तेमाल करो, कीवर्ड उठा के लिखना है। तो सीधा कहेंगे कि भाई पुनर्जागरण एक सांस्कृतिक बौद्धिक जागरण था, या ऐसे कह सकते हैं पुनर्जागरण 16वीं 17वीं सदी के बीच एक सांस्कृतिक बौद्धिक जागरण, सांस्कृतिक बौद्धिक जागरण
जिसमें मानवतावाद, तर्क, विज्ञान आदि पर विशेष बल था। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 के बीच में हो गया। रेनेसां वाज ए कल्चरल इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, है ना, एम्फेसाइजिंग ह्यूमनिस्टिक आइडियाज, रीजन, साइंस एटसेट्रा, यही है ना। तो पुनर्जागरण एक जागरण है ना, दूसरे तरीके से बदल सकते हैं, वो भी सही होगा। भाषा में हो तो भाव भाव आना चाहिए, वो भिन्न भिन्न ढंग से दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि पुनर्जागरण एक सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसके तहत यूरोप में साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रगति हुई, अतीत से प्रेरित हो गए, है ना। अब इसी को मान लीजिए, हमने कहा कि थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इसको, हमने पहले क्या कहा आपको, 15 शब्द में लिखिए, इसी को 50 शब्द में लिखना हो तो शब्द बढ़ जाएंगे, और जब बढ़ा के लिखना हो तो हमेशा जिस चीज को लिख रहे हैं आगे पीछे कंपेयर करके और स्पष्ट कर देंगे तो शब्द और बढ़ जाएंगे। मान लीजिए इसी को 50 शब्द में खींचना है तो इतना लिख दिया, फिर लिख लेंगे कि इस काल से पहले यूरोप अनेक प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, है ना, समस्याओं से गुजर रहा था, मनुष्य को विशेष महत्व नहीं था, धर्म जीवन में हावी था, या सीधे पुनर्जागरण से पूर्व धर्म जीवन में हावी था, मनुष्य को, है ना, विशेष महत्व नहीं था, स्वतंत्र चिंतन खोजों को बढ़ावा नहीं मिल रहा था क्योंकि मध्यकाल था, लेकिन पुनर्जागरण के दौरान स्वतंत्र चिंतन, खोज, है ना, रचनात्मकता इत्यादि को बढ़ावा मिला, है ना। मनुष्य को केंद्र में मानकर विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए और इसके कारण आधुनिक तत्वों को बढ़ावा मिला और दुनिया इसके कारण आधुनिकता की ओर अग्रसर हुई। इसी पे बढ़ जाएगा। तो शब्दों का खेल होता है। एक और अगला प्रश्न लिखिए। पुनर्जागरण में लियोनार्डो दा विंची के की क्या भूमिका है, क्या भूमिका थी? व्हाट वाज लियोनार्डो दा विंची रोल इन रेनेसां? पुनर्जागरण काल में लियोनार्डो दा विंची की क्या भूमिका थी? पंद्रह शब्द में ही है, ध्यान में रखना। 15 शब्द का मतलब ये ना कि एक लाइन में पूछता है, लाइन बड़ी हो सकती है, आपको लिखना उतने में। क्या भूमिका है? थोड़ा सा ये पढ़े हैं कि नहीं, हम बार बार कह रहे थे, इसीलिए तो नोट्स मिलता है। लियोनार्डो दा विंची कौन था? मोनालिसा का पति। हाँ, ठीक है, सही बोल रहे हैं, लेकिन इतना ही नहीं है, और बातें हैं। आप केवल एनसीईआरटी में ही पढ़िएगा तो आप देखेंगे कि ये आदमी क्या है, मल्टी डायमेंशनल, मतलब बहुत टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड पर्सन था। ये आदमी एक साथ क्या था, इंजीनियर था, हाँ, और क्या था, वास्तुकार था, चित्रकार था, लेखक था, इतना तो सब था ही।
तो आप बताएं क्या भूमिका थी, तो सेंट्रल सीडेड बोलेंगे, एक लाइन में बोलेंगे पुनर्जागरण काल में क्या भूमिका थी, तो बताएंगे लियोनार्डो दा विंची एक इंजीनियर, वास्तुकार, चित्रकार, लेखक था, है ना। इसकी एक केंद्रीय भूमिका थी। इसके लेखों, कला ने रचनात्मकता और आधुनिकता को बढ़ावा दिया। हो गया। उसमें जोड़ सकते हैं इसकी प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा, लास्ट सफर, इसने उसकी भी डिजाइन बना दी थी। आप लोग देखेंगे हेलीकॉप्टर की, उड़ने वाले जहाज की, जब आप पढ़ेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा था आप लोगों से, जो आपके प्रश्न बनेंगे ना, किस पे बनेंगे? एक तो हमने कहा कि पुनर्जागरण का परिभाषा पे प्रश्न पूछ गया कि है क्या, सीधा स्पष्ट जानिए कि कौन चीज क्या है। दूसरा है कि हमने कहा कि कोई वो एक आंदोलन था पुनर्जागरण, तो किसी भी समय में आंदोलन लोग करते हैं ना, लोगों में सब नहीं, कुछ प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं और ऐसे हैं ही। तो जो इसके पर्सनालिटी है, उस दौरान के हमने कहा 3-4 साहित्यकार, वास्तुकार, लेखक, विद्वान। लेखक है तो उसकी रचना, किताब का नाम, और उस किताब में एक लाइन में वो क्या खास कह रहा है, तब अपनी बातें लिखते हैं तो वजन देंगे ना कि उसने ये लिखा, उसमें ये बोला, और उसके ये बोलने से ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से तो हमने कहा कि या तो इस पे आएगा, या तो मान लीजिए कई बार परिणाम पे आ सकता है कि परिणाम क्या है, पुनर्जागरण के दौरान क्या है कि प्रिंटिंग प्रेस हुआ था, उसके दौरान उससे भी सवाल वगैरह आ सकते हैं। पुनर्जागरण ने क्या किया था ना, धर्म और निरपेक्षतावाद। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मानवतावाद, मानवतावाद पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु था। ह्यूमनिज्म, सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिनासा। अब इसे 50 शब्द में लिखे। 50 वर्ड में लिखिए जरा। ज़्यादा नहीं, 2 मिनट लगना चाहिए।
2 से 3 मिनट। हो गया? चलिए बंद कीजिए। 2-4 लोग बताइए, पूछ रहे हैं। आप बताइए, पीछे से खड़े होकर बताइए, आराम से, डरे बिना, निर्भीक होकर। मानवतावाद को समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए आप बैठ जाइए, आप बाद में। आप बताइए। पुनर्जागरण के दौरान पूर्व से प्रचलित धार्मिक अवधारणा की बजाय मानवतावादी अवधारणा का उदय हुआ, जैसे तर्क, विवेक, बोध, धर्मनिरपेक्षता, साहित्य आदि का शब्द। ठीक है, जो आपने लिखा है मैंने मोटे तौर पे, जो लिखा है मोटे तौर पे वही बोलिए। ठीक है, आप बताएं कुछ, आप बोलिए। हाँ, ठीक, बोलो, कुछ तो बोलो, बुलवाना है हमारा, तभी तो खुलेगा ना हम लोग। बोलिए। आप बताइए। ठीक, बैठ जाइए, सुन लो। प्रश्न में कोई भी प्रश्न कभी भी लिखिए, चाहे वो छोटा प्रश्न हो या बड़ा सा प्रश्न हो, तो उसका जो मेन कीवर्ड होता है और जो उसकी डिमांड है, मेन कीवर्ड है इसमें मानवतावाद, और यही इसकी डिमांड है। कह रहा है कि पुनर्जागरण का यही केंद्र बिंदु था। मानवतावाद एक टर्म है, टर्म है ना, तो मानवतावाद क्या है, तो इसी को आप आधार बनाते हुए टर्म को खोलते हुए लिखें ना। बताएंगे, लिखिए आप कि भाई मानवतावाद से तात्पर्य है मानव के शक्ति, सामर्थ्य और को महत्व देना, मानव के शक्ति, सामर्थ्य और गरिमा को महत्व, शक्ति, सामर्थ्य एवं गरिमा। गरिमा रुचियों कर सकते हैं, इंटरेस्ट, सौंदर्य ये भी कर सकते हैं, को महत्व। पुनर्जागरण जब नहीं हुआ था, यानी मध्यकाल में, मिडिल एज, अभी हम बात कर रहे थे, पुनर्जागरण हो रहा है आपका 15वीं 17वीं शताब्दी में, और इससे पहले वाला जो ये दौर था लगभग 1000 वर्षों में, इस दौरान क्या था, मिडिल एज में हमने बताया था कि पुनर्जागरण से पहले यूरोप भर में जो मनुष्य है सामाजिक धार्मिक जीवन में उसका जो कद है वो काफ़ी नीचे चला गया था, जबकि एंशिएंट यूरोप में ऐसा नहीं था। मिडिवल एज में क्या है कि मानव की जगह ईश्वर, पारलौकिकता, इस पे बल था। मानव को कहा जाता था कुछ नहीं कर सकता है, मानव भाग्य के ऊपर निर्भर है, जो भाग्य में होगा वही हो। पुनर्जागरण ने क्या किया कि नहीं, मानव के शक्ति, सामर्थ्य और गरिमा को महत्व दिया। ये कहा गया कि मनुष्य
ईश्वर की बहुत बड़ी कृति है, रचना है, और बहुत ही शक्तिशाली जो कि है गुण रखने वाला प्राणी है। मनुष्य के रचनात्मकता, उसके रुचियों, उसके समर्थ, उसके गरिमा को हमें महत्व देना चाहिए, धर्म ईश्वरीय बातों को नहीं। और यही वजह है कि कला, ज्ञान, विज्ञान सभी में मनुष्य केंद्र बना। जो अब साहित्य, पुनर्जागरण से पहले जो साहित्य था उसमें मनुष्य नहीं था, धर्म। पुनर्जागरण से पहले सामाजिक जीवन में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है ना, ईश्वर को ही के अधीन मनुष्य है, इस प्रकार का विचार। पुनर्जागरण से पहले जो कि है मध्यकाल के दौर में जो है, आप देखेंगे कि ये कहा जाता था कि मनुष्य के हाथ में कुछ है ही नहीं, वो तो शक्तिहीन है, जो ईश्वर की महिमा है, मर्जी है, और जो तय है वही होगा। इसी चीजों को लोगों ने क्या विरोध किया, और हर चीज के केंद्र में मानव संबंधी जो मूल्य हैं, मानव संबंधी जो बातें हैं, उसको महत्व मिले। तो सीधे आप कहेंगे कि मानवतावाद मानव के शक्ति, सामर्थ्य, गरिमा एवं रुचि और संदर्भ को महत्व देने वाला विचार है। पुनर्जागरण के दौरान इस पर विशेष बल दिया गया, जबकि मध्यकाल में ऐसा नहीं था। यही कारण है कि ना दिया गया साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान सभी के केंद्र में मानव दिखता है, दिखाई देता है। आप लोग उस दौरान के साहित्य देखेंगे तो मनुष्य को ही आधार बना के साहित्य लिखा गया। कला में मनुष्य हमने क्या दिखाया कि पेंटिंग हो रहा है, सब लोगों की पेंटिंग, खूबसूरती की पेंटिंग, नेचर की पेंटिंग, इसके पहले नहीं है। देवी देवता की पेंटिंग, धर्म की पेंटिंग, पोप की पेंटिंग, गिरजाघर की पेंटिंग, ये सब होता था पुनर्जागरण के पहले। ठीक है, ये ध्यान में रहे। तो जो पूछ रहा है वो है, अब पुनर्जागरण हमने कहा कि एक आंदोलन है। मान लो हमने कहा कि पुनर्जागरण क्या है, रेनासा, हमने कहा एक मूवमेंट है, और इस रेनासा में क्या है, बहुत सारी चीजें हुई। रेनासा के दौरान क्या है, बहुत सारे सामाजिक जो है बदलाव हुए, राजनीतिक बदलाव हुए। आप देखेंगे कला में हुआ, विज्ञान में हुआ, है ना, ये है, आर्थिक रूप से हुआ। तो जो भी हो रहा था वो मनुष्य को केंद्र मानकर, राजनीति मनुष्य को ध्यान में रखते हुए लिखी जा रही है। सामाजिक मामलों में मनुष्य बात, कला के मामले में मनुष्य, विज्ञान के मामले में, आर्थिक रूप में, हर जगह। तो पुनर्जागरण में जो चीजें घटित हुई, जो काम हुए, वो सब मानव के हितों, मानव के रुचियों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए किए गए थे। इसीलिए एक तर्क दिया जाता है, और उसी पे एक सवाल बन सकता है कि मानवतावाद पुनर्जागरण का केंद्र था। ठीक है, ध्यान में। तो जब कोई टर्म यूज हो तो उस टर्म को स्पष्ट करते हुए अपनी बातें लिखना है। पुनर्जागरण हुआ था तो बहुत सारे हमने कहा कि चेंजेज आए, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रूपांतरण हुआ। पुनर्जागरण से पहले हमने कहा जो समाज था वो क्या था, इसमें सामंत मेजर थे, याद करिए, डोमिनेंस क्लास, बड़े बड़े भूमि का मालिक। लेकिन पुनर्जागरण हुआ तो क्या हुआ, ये जो सामंतवाद है, इसको सामंतों की शक्ति को कमजोर किया। हमने कहा ना पिरामिड, याद करिए आप लोग कि पुनर्जागरण से पहले क्या है, उस दौरान में ऊपर राजा, एक तरफ सामंत, एक तरफ चर्च। पुनर्जागरण में इसकी भी शक्ति कमजोर हुई, चर्च, और सामंत की भी शक्ति कमजोर हुई। जो सामंत होते हैं वो भूमि के मालिक होते हैं। भूमि एक संपत्ति का बड़ा एक साधन है, और भूमि उनके पास ज़्यादा होती थी, और उसके वजह से वो क्या है कि इलाके में दबदबा रखते थे, स्थानीय लोगों पे कर भी वसूलते थे, शासन प्रशासन में भी उनकी भूमिका होती थी। लेकिन जब पुनर्जागरण हुआ तो क्या हुआ, आप देखेंगे व्यापार वाणिज्य को महत्व बढ़ा।
और यहाँ से समाज में जो बहुत सारे लोग होते हैं, लेखक, विद्वान, ट्रेडर्स, व्यापारी, इनका महत्व बढ़ा, इनमें प्रगति हुई। तो जब उससे क्या हुआ, उस दौरान व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, नगरों का उदय हुआ। तो जब व्यापार वाणिज्य का विकास होगा, नगर का उदय होगा, तो जो भूमि, तो व्यापार वाणिज्य और नगर आधारित, नगरों में रहने वाले या व्यापार वाणिज्य करने वाले जो लोग हैं, उनका कद बढ़ेगा, क्योंकि उनके पास धन बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। तो जो पुराना संरचना है वो कमजोर होगा। पुराना संरचना क्या था? सामंतवाद। बड़े बड़े भूमि के मालिक जो सामंत थे, पुनर्जागरण के दौर में और पुनर्जागरण के बाद देखेंगे अब वो सामंत कमजोर हुए, और उनकी तुलना में समाज से पढ़ा लिखा वर्ग, मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग उदय हुआ। तो पुनर्जागरण ने पुराने बहुत सारे जो पहले से चले आ रहे जो सिस्टम था, जो तरीके, तौर तरीके थे, उनको कमजोर किया, बदलने का कार्य किया। उसमें तो एक धर्म है कि पुराने जो धार्मिक जो रीति रिवाज थे, कुरीतियां थी, उसको समाप्त करने या उसको कम करने में पुनर्जागरण से मदद मिली। पुनरा जो सोशल ऑर्डर था कि समाज में जो भी है, सामंत की चल रही है, चर्च की चल रही है, उसको कमजोर किया। तो इस पे भी सवाल पूछे जा सकता है कि पुनर्जागरण ने किस प्रकार सामंतवाद को करने की कोशिश की। तो इसमें लिख लेंगे, हाउ डिड रेनेसां चैलेंजेज फ्यूडलिज्म। पुनर्जागरण ने किस प्रकार सामंतवाद को चुनौती दिया, या सामंतवाद का किस प्रकार पतन किया। पुनर्जागरण ने सामंतवाद को किस प्रकार चुनौती देने का कार्य किया। हाउ डिड रेनेसां चैलेंजेज फ्यूडलिज्म। 50 शब्द। लिख लेंगे इसमें, पुनर्जागरण के कारण व्यापार वाणिज्य एवं शहरीकरण या नगरीकरण को बढ़ावा मिला। ड्यू टू रेनेसां, यानी रेनेसां promoted urbanization, trade and commerce. रेनेसां promoted urbanization, trade and commerce. पुनर्जागरण के कारण व्यापार वाणिज्य एवं शहरीकरण को बढ़ावा मिला। इससे सामंतवाद कमजोर हुआ। वीकेंड फ्यूडलिज्म, इससे सामंतवाद कमजोर हुआ। उसी में जोड़ लेंगे, चूंकि 50 शब्द है। पुनर्जागरण के कारण शिक्षित मध्यम वर्ग एवं पुनर्जागरण के कारण शिक्षित एजुकेटेड मिडिल क्लास, पुनर्जागरण के कारण शिक्षित मध्यम वर्ग लेखक या लेखकों, व्यापारियों आदि का उदय हुआ। एजुकेटेड मिडिल क्लास, ट्रेडर्स, राइटर्स आदि का इमर्ज हुआ। जिन्होंने सामंती वर्चस्व का विरोध किया, जिन्होंने फ्यूडल डोमिनेंस का प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। नागरिक मूल्यों, कानून के शासन, या नागरिक मूल्यों की जगह नागरिक अधिकारों के लिए, नागरिक अधिकारों, कानून का शासन आदि का मांग उठाया। जिससे सामंतवाद में गिरावट आई या सामंतवाद कमजोर हुआ। तो 50 शब्द के आगे पीछे है।
एक आध बड़ा प्रश्न लिख लीजिए। नेक्स्ट, हमने कहा कुछ 50 शब्द वाले होते हैं, कुछ ये वाले। पुनर्जागरण एक आंदोलन के साथ 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 मनोदशा भी था। विवेचना कीजिए। इसको समझ रहे हैं? इंग्लिश में हो जाएगा, रेनेसां वाज नॉट जस्ट ए मूवमेंट, नॉट जस्ट ए मूवमेंट, बट अ माइंड सेट आल्सो। हमने कहा इसका उत्तर 100 शब्द। 100 शब्द का मतलब है कि आरएस परीक्षा में, यही बड़े में भी आ सकता है। अगर आरएस की बात करें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन छपा रहेगा और आपको आंसर देना होगा, और पूरा एक पेज रहेगा, उस पर आपको लिखना होगा। ये हमेशा दिमाग में रहे कि आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। पुनर्जागरण आंदोलन और उसके साथ साथ एक मनोदशा भी थी। तो हमने कल भी आप लोगों से बताया था चर्चा के दौरान कि पुनर्जागरण तो एक आंदोलन है, ये आपने पढ़ा। हमने आंदोलन किसे कहते हैं इसे भी आपको बताया था। हमने बात की थी ना कि रिवोल्ट किसे कहते हैं, रिवोल्यूशन किसे कहते हैं, मूवमेंट किसे कहते हैं। मूवमेंट हमने क्या बताया था कि एक लाइन में, कि किसी भी स्थान पर जब कोई समूह एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर किसी बदलाव के लिए व्यापक मांग उठाता है तो आंदोलन। किसी भी स्थान पर कोई भी समूह किसी बदलाव के लिए व्यापक मांग उठाता है तो आंदोलन। आमतौर पर हमने कहा था कि उसमें कार्यक्रम होता है, नेता होते हैं, लोग होते हैं, विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है। पुनर्जागरण को देखेंगे तो आंदोलन ही है, मांग है लोगों की। अरे क्या कर रहे हो भाई, ये धर्म में ये बुराइयां खत्म करो, समाज में ये बुराइयां खत्म करो, राजनीति में ऐसे करो, विज्ञान में ये करो। तो इस प्रकार के विभिन्न मांगों को लेकर के लोग क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन का मतलब है केवल ये नहीं होना है कि सड़कों पर खड़ा होना, लेख के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, आविष्कार के माध्यम से जो भी किया जाए किसी बदलाव के लिए एक निश्चित मांग के तहत रुझान, सब आंदोलन का हिस्सा है। तो पुनर्जागरण क्या है, एक आंदोलन है और साथ ही साथ एक माइंड सेट भी है। कौन सा नया माइंड सेट है, तो आंदोलन तो आपने देखे ही हैं कि भाई पुनर्जागरण के दौरान लोगों ने सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मामलों में विभिन्न बदलावों ना को उठाने के कार्य किया। पुराने जो कुरीतियां थीं, पुराने जो अस्वस्थ परंपराएं थीं, अनहेल्दी ट्रेडिशन, उनको समाप्त कर नवीन की स्थापना पर बल दी और ऐसा व्यापक रूप से एक आंदोलन के रूप में चलाया गया। अतः एक आंदोलन के रूप में ये था, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमने कहा कि एक नई मनोदशा, नया माइंडसेट क्या था, ये क्या था, एक न्यू माइंडसेट का प्रतीक भी था ना।
भाई ओल्ड माइंडसेट क्या था, याद करिए। ओल्ड माइंडसेट, पुराना, पुनर्जागरण से पहले लोगों के जो माइंडसेट था वो पुराना था, टाइप का था। क्या क्या? जो मैन है वो नहीं था। कौन है? गॉड। जो विजुअल वर्ल्ड है, जो दुनिया हम देख रहे हैं उसको विशेष नहीं, और जो ट्रांसडेंटल वर्ल्ड है, जो दुनिया हम नहीं देख रहे हैं उसको महत्व, है ना, परलोक, हेवन इत्यादि को महत्व देना। पुजारी लोग एक बार कह देते थे कि इस जीवन में भले कष्ट कर रहे हो, हमको दान दक्षिणा दो, बकायदा तुम्हारे लिए जो कि हम इंडल्जेंस यानी एक क्षमा पत्र दे रहे हैं, जाओगे स्वर्ग मिलेगा। तो आप भरोसा कर रहे हैं तभी तो ऐसे कर रहे हैं। दूसरा क्या है? लैंड पर निर्भरता था, भूमि पर, खेती बाड़ी पर, ट्रेड कॉमर्स पर कम था। और तो बहुत सारे जो पुराना जो विचारधारा था, पुनर्जागरण ने क्या किया, उसको बदलने का काम किया। मनुष्य की शक्ति पर विशेष भरोसा नहीं था। पुनर्जागरण क्या है कि हमने कहा कि न्यू माइंडसेट का मतलब है मनोदशा, कि जिसमें तर्क था, है ना, विवेक था, मानव को केंद्रीय महत्व, है ना, ये। और क्या था? मानवीय समस्याओं का हल एवं मानवीय रुचियों पर बल। अब इसको लिखेंगे इन्हीं बिंदुओं के आधार पर। अब जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो सुन लीजिए। लिखने का तरीका क्या है कि जब हम बड़े प्रश्न लिखते हैं, अब इसका आंसर मान ले लिख, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि बड़े प्रश्न में, छोटे में नहीं। 15 शब्द में और 50 शब्द में ये नियम नहीं है। 15-50 शब्द का तो उठा के लिखना चालू, थोड़े से शब्द में है चुने हुए गंभीर शब्द जो पूछा जा रहा है उसके सारी बातें कॉमा दे दे के लगा दी। लेकिन जब बड़े प्रश्न होंगे तो थोड़ा सा एक लाइन में एक इंट्रो वाली बात रहे, दूसरा रहे बॉडी, तीसरा रहे कंक्लूजन। ये किसी भी उत्तर की एक संरचना है, स्ट्रक्चर है कि ये चीजें होनी चाहिए। इस प्रश्न में इंट्रो, और चूंकि 100 शब्द है तो छोटा इंट्रो रहेगा। यही 200 शब्दों का 200 वर्ड्स का हो तो इंट्रो 2 लाइन में हो जाएगा, थोड़ा एक 2 लाइन बढ़ा दिया जाना है। इसका हम एग्जाम्पल देते हैं। अब मान लीजिए इसका इंट्रो होगा तो आप कह सकते हैं जो पूछ रहा है उसका एक, देखिए इंट्रो होता क्या है, याद कीजिए। कहीं आप जाते हैं तो आपसे कहता है कि अपना इंट्रो दीजिए, तो इंट्रो बेसिकली क्या होता है कि हम संक्षेप में अपने बारे में कुछ कहते हैं। मेरा नाम फलाना है, मेरी ये शिक्षा दीक्षा है, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, यही कहेंगे ना। कि डिटेल में बताइए, तो वो डिटेल में बॉडी जिसको बोलेंगे वो डिटेल है। अपने बारे में कंक्लूड कीजिए, मूल्यांकन है। मान लीजिए हमने आप में से किसी से पूछा कि अपने बारे में बताइए, तो आपने बताया मेरा नाम ये है, और माता पिता का नाम ये है, मेरा नाम ये है, मैंने ये पढ़ाई की है, एजुकेशन किया, इस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा और डिटेल बताइए, तो बताएंगे मैं हूँ, मेरे माता पिता हैं, फलाने भाई बंधु हैं, है ना, इस जगह से बिलोंग करता हूँ, ये शिक्षा मैंने किया है ना, प्राइमरी से लेकर अब तक मेरी ये शिक्षा रही है, अभी तक मेरा ये अनुभव रहा है। तो ये सब उसमें लिख देंगे बॉडी में, पॉइंट। कंक्लूजन में हम कहेंगे अच्छा अपने बारे में कंक्लूड कीजिए, तो बताएंगे कि मेरे बारे में जो भी मैंने बातें की उसमें सब चीज़ें, उसमें मेरे ये अच्छी बातें हैं, मैं मेहनती हूँ, ईमानदार हूँ, ये सब अच्छी बात। मेरी कुछ सीमाएं भी हैं, अब कंक्लूड करेंगे तो बताना पड़ेगा, तब माना जाएगा आप ईमानदार। मैं थोड़ा सोता हूँ, इमोशनल हूँ, थोड़ा लेजी भी हूँ, इसके बावजूद बाकी चीज़ें जो हैं मेरी अच्छी हैं, कुछ इस टाइप से बोलेंगे ना, तब माना जाएगा ना कि एक अच्छा सा जवाब आपने दिया है।
तो जब हम उत्तर लिखते हैं तो एक इस प्रकार एक शैली होती है। इन चीज़ों को बार बार सोचते हैं, ध्यान में रखना है। 2 4 5 10, 2 4 5 10 क्लास में अपने आप उधर हम ले जाएंगे। अब इसमें बताएंगे पुनर्जागरण या और स्पष्ट करते हुए 15वीं 17वीं शताब्दी के यूरोप में घटित 15वीं 17वीं शताब्दी के यूरोप में घटित पुनर्जागरण एक आंदोलन के साथ साथ एक नए मनोदशा का भी प्रतीक था। पैराग्राफ चेक। जो प्रश्न है, जो बातें हैं, उसी का संक्षेप में एक छोटा सा जवाब देते हुए खोलेंगे। यहां हमने क्या कहा, वही दूसरा तरीका बता सकते हैं कि पुनर्जागरण ब्रैकेट में 15वीं 17वीं शताब्दी यूरोप, ऐसे भी लिख सकते। को इतिहास में ना एक आंदोलन के साथ साथ एक ना विशेष मनोदशा के रूप में भी देखा जाता है, यह भी शब्द हो सकते। तो अब सीधे कहेंगे 15वीं 17वीं शताब्दी के यूरोप में घटित पुनर्जागरण एक आंदोलन के साथ साथ एक नवीन मनोदशा भी था। अब दूसरा जो आप लिखेंगे उसमें दो चीज पे आपको एक फोकस करना होगा कि यह आंदोलन कैसे था, ये लिखेंगे तभी तो ये बात पूरा होगा ना। इस बात का ये वाला एक जवाब लिखेंगे। तो उसके बाद अब इसको लिखने के लिए क्या है, हमने कहा कि एक लाइन में एक लाइन से इतने में आपका इंट्रोडक्शन हो गया ना। इंट्रोडक्शन तो इतने में हुआ था कि 16वीं 17वीं शताब्दी में घटित ना यूरोप में 15वीं 17वीं शताब्दी के बीच घटित पुनर्जागरण के आंदोलन के साथ साथ नवीन मनोदशा भी था। और उसके बाद से पहले आंदोलन के रूप में, तो एक हेडिंग दे सकते हैं आंदोलन के रूप में, और फिर पॉइंट 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 बना दीजिए। आपने लिख दिया आंदोलन के रूप में, पॉइंट बनाइए। फिर एक जगह लिखिए आप नवीन मनोदशा, फिर पॉइंट बना दीजिए। तो चेक करने वाले को सब बातें पॉइंट पॉइंट में मिल गए। तो ऐसे लिखने की कोशिश हो 100 शब्द हो। कुछ भाषा बनाना, फिर पॉइंट निकालना, कुछ भाषा बनाना, पॉइंट में निकालना। 15-20 शब्द वाला नहीं। 15-20 वाले में तो 2-4 लाइन लिखेंगे, 15 हो जाएगा, थोड़ा फैलाएंगे 50 हो जाएगा। 100 शब्द वाला जब हो तो उसको तोड़ के, जितनी बातें पूछ रहे हैं उतनी बातें तोड़ के लिखेंगे। 1 डायमेंशनल हो तो 1 डायमेंशनल लिखेंगे। ये 2 डायमेंशनल है, आंदोलन के रूप में भी था, मनोदशा भी था, इस बात को बताना। तो ये दूसरा चीज हमने कहा कि इसमें लिखेंगे कि मनोदशा, या भाई कह देंगे नवीन मनोदशा कैसे था, ये बताएंगे। ये बेसिकली क्या है, ये दोनों बॉडी का हिस्सा है। बॉडी में बातें पॉइंट टूट कूट के या पैराग्राफ में लिखती हैं, और कंक्लूजन उसके बाद होगा। कंक्लूजन में यहाँ बस 2 लाइन का एक कंक्लूजन दें। तो इस प्रश्न का उत्तर जब लिखेंगे तो कहेंगे, है ना, हमने कहा कि फिर से वही बात रिपीट कर दे रहे हैं कि पुनर्जागरण आधुनिक यूरोपीय इतिहास में एक आंदोलन के साथ साथ एक नवीन मनोदशा का प्रतीक था। पैराग्राफ चेंज। अब आंदोलन कैसे था ये लिखना है। ये लिख के नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि पुनर्जागरण एक सांस्कृतिक बौद्धिक जागरण था जिस दौरान साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में अनेक प्रकार के नवीन बदलाव हुए। जैसे 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। साहित्य में फलाना 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 लेखकों ने नवीन रचनाएं लिखी ना, इससे ज्ञान का प्रसार हुआ। कला में फलाने फलाने ने ये काम किए, रचनात्मकता कलात्मकता को बढ़ावा मिला। राजनीति में प्रिंस मैकियावेली, उन्होंने ये बातें कही। धर्म में फलाना फलाना लोगों ने इस प्रकार के आवाज उठाई, बदलाव के लिए मांगे उठाई। तो इसका मतलब वो आंदोलन के रूप में ये था। फिर उसके बाद से मनोदशा, हेडिंग दे दिए मनोदशा के रूप में, फिर लिखना चालू। पुनर्जागरण पॉइंट वाइज कर सकते हैं।
पुनर्जागरण पूर्व यूरोप में लोग ईश्वर धर्म को ज्यादा महत्व देते थे, लेकिन इस दौरान मनुष्य और मनुष्य से जुड़े विषय को महत्व दिया, है ना। तर्क विवेक को बढ़ावा मिला गया, अनुसंधान खोज को बढ़ावा मिला, मनुष्य की शक्ति क्षमता गरिमा इत्यादि को महत्व मिला। जो ये चीज है, लोगों ने के सोचने समझने तौर तरीके में व्यापक बदलाव हुए, तो ये नवीन मनोदशा था। इससे पहले वाला जैसे लोग नहीं समझते थे, उससे भिन्न प्रकार का माइंडसेट हो गया इस दौर। कंक्लूजन लास्ट में कहा जा सकता है कि पुनर्जागरण एक आंदोलन तो था ही, जिसमें व्यापक मांगे उठाई गई, साथ ही साथ एक नवीन मनोदशा का प्रतीक भी था, क्योंकि इस दौर का मनुष्य पिछले मध्यकाल के मनुष्य से अलग सोच रहा था, अलग कर रहा था। कंक्लूड हो गया, है ना। कंक्लूजन जब कहते हैं तो कहेंगे, कहा जा सकता है कि पुनर्जागरण एक आंदोलन था, क्योंकि बहुत सारी मांगे उठाई गई थी, साथ ही साथ एक नवीन मनोदशा का प्रतीक था, क्योंकि इस दौर में लोग अनेक ऐसे बात कार्य कर रहे थे, ऐसे सोच कर रहे थे जो इसके पहले नहीं हुआ था। तो ये बात आपने प्रूव कर दी। क्लियर है। अब ये चीज जो लिखेंगे ना आप, ये कैसे लिखेंगे? ये तब लिखेंगे जब टॉपिक पे कमांड हो, तो भाषा निकलेगी। तो इसके लिए क्या होता है, हमने क्या कहा कि दो चीज भाई, एक तो एनसीईआरटी हमने कहा कि एक साथ में साथी बनाना है एनसीईआरटी को, एक चैप्टर वो, और यहाँ से जो नोट्स मिलता है 10 बार पढ़िए, याद कीजिए। जब उस तरह से जैसे रहता है आपको, जैसे हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे आप, कंसेप्ट पढ़िए, याद करिए, छोटे छोटे टुकड़े में नोट्स पे, पेज पे, उसके मेन चीज़ों को, कंटेंट पे कमांड कीजिएगा, लैंग्वेज निकलेगा, बार बार रिवीजन कीजिए। तो हमने लिखाया भी है, और जो आपको कंटेंट मिला है एकदम बिल्कुल टुकड़े टुकड़े में है। रेनेसां क्या है, क्यों हुआ था, क्या हुआ, परिणाम क्या निकले। क्लियर है। हाँ, यही है। एक और नेक्स्ट देखते हैं, बड़े प्रश्न। पुनर्जागरण संसार एवं मानव की खोज थी। परीक्षण कीजिए। Renaissance was a discovery of world and man. Examine मान लीजिए हमने कहा 200 वर्ड में लिखे, 200 शब्द में। 200 शब्द का मतलब है 2 पेज में उत्तर जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ छपा रहेगा, उसके नीचे जगह दूसरे पेज पे भी इतना छपा रहेगा, ऐसा रहेगा। तो बड़े प्रश्न में हर जगह वही मॉडल है, 1-2 लाइन का एक इंट्रोडक्टरी बात है, बीच में बॉडी कंटेंट जो पूछा जा रहा है जितना, उसका सारा मांग बीच में, लास्ट में फिर 2-4 लाइन का एक कंक्लूजन। अब क्या है, कई तरीका होता है लिखने का, एक तरीके से नहीं, भिन्न भिन्न तरीके से वो सारी बातें। अब इस प्रश्न में क्या है, हमने कहा कि एक इंट्रो देंगे। पिछला 100 शब्द में था, तो हमने कहा कि 1 लाइन से ज्यादा इंट्रो नहीं होना चाहिए। उसमें 1 लाइन में था, क्वेश्चन यही था। पुनर्जागरण एक आंदोलन के साथ साथ मनोदशा भी था।
तो उसमें हमने कहा कि 15वीं 17वीं शताब्दी में घटित पुनर्जागरण एक आंदोलन के साथ साथ नवीन मनोदशा का प्रतीक था। हो गया 100 शब्द, 10 शब्द से ज़्यादा नहीं है। तो इसका इंट्रोडक्शन 10 शब्द में था। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो इसका इंट्रोडक्शन आप 20 शब्द में दे सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करें। और 20 शब्द की जगह कोशिश करें 15 शब्द में ही देने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद से क्या होगा, इसका बॉडी होगा। बॉडी क्या होता है, पॉइंट में या डायमेंशन में जो पूछा जा रहा है हर एक बात को लिख करके बता देना होता है, हर पेज को खोल देना होता है। जैसे इंट्रो 2 लाइन में होता है उसी तरह से लास्ट में कंक्लूजन होता है। हमेशा कोशिश करना है बड़े प्रश्नों में जो पहला इंट्रो है वो लिख कर बताएं, पॉइंट ना दे कभी भी। अब पहले ही शुरू में पॉइंट देके कैसे लिखेंगे, पॉइंट तो बातों को तोड़ देंगे तब बनाएंगे। लास्ट में कंक्लूजन में भी पैरा में ही एक पैरा मैंने 2-3 लाइन में का पैरा उसमें। अब इसमें पुनर्जागरण संसार एवं मानव की खोज थी, परीक्षण कीजिए। पहले तो प्रश्न को समझना होता है। तो आप लोग जान रहे हैं कि जो रेनासा है वो एक तरीके से संसार और मनुष्य दोनों की एक खोज थी। पुनर्जागरण से पहले का जो संसार मानव जानता था बहुत सीमित जानता था। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो जानता ही नहीं था। पुनर्जागरण हुआ तभी तो खोज हुआ। साथ ही साथ इस ब्रह्मांड की भी जो ब्रह्मांडीय संसार है, एक तो इस अर्थ के जो इलाके हैं उसको भी ठीक से नहीं जानता था, कुछ ही इलाके जानता था मनुष्य। दूसरा जो ये पूरा कॉस्मस है उसके बारे में भी सीमित जानकारी थी। पुनर्जागरण जब हुआ तब ये दुनिया जिसे हम आप देख रहे हैं तब लोगों ने उसको खोजा और समझा। तो एक तरीके से पुनर्जागरण संसार की एक खोज थी ना। संसार की खोज के साथ साथ मनुष्य की भी खोज थी। पुनर्जागरण से पहले मनुष्य कौन है, अरे बेवकूफ है, पापी है, ऐसी अवधारणा थी। ये कुछ नहीं कर सकता है, ईश्वर जो चाहेगा वही होगा, इसके हाथ में कुछ है ना। मनुष्य को जो परंपरा, जो बाइबल की बातें हैं, जो परंपरा की बातें हैं, चुपचाप मानो, उंगली नहीं उठाना, आवाज नहीं उठानी। तो उसके तर्क कुंद हो गए थे, उसका बुद्धि विवेक कुंद हो गया था। जबकि मनुष्य ऐसा तो होता नहीं है। मनुष्य तो स्वभाव से तर्कशील प्राणी है, विवेकवान प्राणी है। लेकिन मध्यकाल में मनुष्य क्या था, खो गया था कहीं। पुनर्जागरण ने इस खोए वाले को, सोए वाले को, सो भी गया था खो भी गया था, उसको फिर से जगाया। तभी तो लोगों ने कहा कि भाई ये जो अतीत में हम लोग क्या से क्या थे अब क्या हो गए हैं। तो यहां भी जब आप इंट्रो देंगे तो यहां जब लिखेंगे आप तो क्वेश्चन है, मान लो पहले छपा है, फिर आप उसको 2 लाइन में पहले इंट्रो देंगे। तो बोलिए, पुनर्जागरण यूरोपीय इतिहास की एक महान घटना थी, या पुनर्जागरण एक महान आंदोलन था, या जैसे भी तरीका हो सकता है। पुनर्जागरण 15वीं 17वीं शताब्दी के यूरोप में घटित पुनर्जागरण एक अति विशिष्ट आंदोलन था, जिसमें संसार के बारे में अनेक जानकारियां, नई जानकारियां आई और मनुष्य के शक्ति का महिमा मंडन हुआ, या मनुष्य को नए तरीके से एम्फेसाइज किया गया, बल दिया गया। दूसरा तरीका हो सकता है, पुनर्जागरण पूर्व मनुष्य संसार के बारे में कम जानकारी रखता था। पुनर्जागरण से पहले मनुष्य को संसार के बारे में न्यून जानकारी थी, कम सीमित जानकारी थी। मनुष्य की शक्ति में भी उसका पूरा भरोसा नहीं था। लेकिन पुनर्जागरण से इस संसार के बारे में अनेक नवीन जानकारियां और मनुष्य की, है ना, जो कि है शक्ति और सामर्थ्य में अनेक नवीनता को या प्रामाणिकता को बढ़ावा मिले। दूसरा भी तरीका हो सकता है कि पुनर्जागरण काल में विद्वानों ने इस संसार के और सरल तरीके से लिखे थे।
पुनर्जागरण काल में विद्वानों ने संसार के अनेक नवीन मार्गों भागों की खोज की, नई जानकारियां जुटाई, साथ ही साथ मनुष्य की क्षमताओं को उभारने का कार्य किया। इसी संदर्भ में इसे संसार और मानव की खोज के रूप में देखा जाता है। तो एक इंट्रोडक्शन हो गया है, 15 शब्द। मेन पूछ रहा है, दो बातें यहां बॉडी में, यहां दो चीज लिखेंगे, संसार की खोज का मतलब और मानव की खोज का मतलब। तो जो आपने पुनर्जागरण के परिणाम भौगोलिक उठाए हैं, लिखे हैं, वैज्ञानिक भौगोलिक जोड़ते हुए यहां इसको लिखेंगे कि पुनर्जागरण में, है ना, जो ज्ञात संसार है उसके दायरे में विस्तार हुआ। ये सीधे पुनर्जागरण के दौर में संसार के मामले में अनेक नवीन खोजें हुई, जानकारियां आई। जैसे पॉइंट पॉइंट बना दीजिए, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि स्थानों की खोज, नए नए महाद्वीपों, स्थानों, मार्गों, समुद्रों की खोज, इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी कोपरनिकस ने दिया। जियोसेंट्रिक यानी भू केंद्रित की जगह सूर्य केंद्रित, है ना, ब्रह्मांड की खोज, यही सब पुनर्जागरण संसार की खोज का प्रतीक था, नई खोजें थी। फिर आइए मानव की खोज। बताइए कि पुनर्जागरण से पहले जो मनुष्य की शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य में भरोसा नहीं था, ईसाई धर्म मूलतः उसे पापी के रूप में देखता था। लोग नियतिवाद में विश्वास करते थे कि जो भाग्य में है वही होगा, लेकिन इसकी वजह से मनुष्य विशेष कुछ रचनाएं नहीं कर पा रहा था, चिंतन और खोजें नहीं कर पा रहा था। लेकिन पुनर्जागरण ने उस सोए हुए मनुष्य को फिर से, है ना, सक्रिय किया, और इस दौरान, है ना, मनुष्य के शक्ति, सामर्थ्य, गरिमा, क्षमता को उभारने का कार्य किया, उसका महिमा मंडन किया कि मनुष्य, है ना, अपार शक्तियों से युक्त है और बहुत सारे कार्य कर सकता है, सृजन कर सकता है, यह केवल नियति के अधीन नहीं है। ऐसी स्थिति में साहित्य में, कला में, ज्ञान विज्ञान में मनुष्य को केंद्र में रखकर बहुत सारे विकास हुए, कार्य हुए। तो मानव की खोज, जो मानव कुछ नहीं कर रहा था, इस वजह से कि मान लिया गया था कि इसके हाथ में कुछ है ही नहीं है और ये तो बिल्कुल सामर्थ्यहीन जो कि है प्राणी है। अब क्या है कि जब ये उभारा गया कि नहीं नहीं, मनुष्य बहुत शक्तिशाली है, योग्य है, कुशल है ना, ज्ञानी है, तो उससे खोए हुए मनुष्य एक बलशाली, एक रचनाकार, एक ज्ञानी मनुष्य के रूप में उभरा। यही है मनुष्य की खोज, उसके शक्ति की खोज, उसके गुणों, उसके सामर्थ्य की खोज। इसका मतलब ये कंक्लूजन करेंगे तो दोनों बातों को समझ देंगे, मान लेंगे। इसमें करेंगे पुनर्जागरण में, कहेंगे कि पुनर्जागरण के दौरान जो संसार की खोजें हुई और मनुष्य की जो नई पहचान और जो नई उपलब्धियां आई, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि पुनर्जागरण, है ना, संसार और मनुष्य की खोज थी। हालांकि उस दौर में अभी अनेक सीमाएं थी, अभी भी बहुत सारी चीज़ें खोजना था मनुष्य के मामले में, देश दुनिया के बारे में। फिर भी पुनर्जागरण के दौर में जो हुआ, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि ये संसार और मानव की खोज के जैसा था, रूप में था। फिर से एक बार और रिपीट कर दें, पुनर्जागरण संसार और मानव की खोज थी। परीक्षण कीजिए इंट्रोडक्शन में। पुनर्जागरण 15वीं 17वीं शताब्दी में घटित एक यूरोपीय आंदोलन था, जिसमें संसार के बारे में और मनुष्य के बारे में अनेक नवीन जानकारियां सामने आई। यह एक क्रांतिकारी बदलाव था जिसके अभूतपूर्व परिणाम आए। इतना करके पैराग्राफ चेंज। संसार की खोज सीधे लिखेंगे, पुनर्जागरण से पहले इस ब्रह्मांड और संसार के बारे में सीमित जानकारियां थी, लेकिन पुनर्जागरण के दौरान संसार के बारे में अनेक नई खोजें हुई। जैसे पॉइंट 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 पॉइंट, यहां मान लीजिए संसार की खोज जब आप लिखेंगे तो एक लाइन कह के और फिर पॉइंट पॉइंट बना दें। दूसरे पेज पे भी मान लीजिए चला गया। तो संसार की खोज में पहला
उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका का निचला हिस्सा, भारत, ऑस्ट्रेलिया की खोज, नए स्थल मार्गों, जल मार्गों, स्थानों की खोज, ब्रह्मांड के बारे में बताएंगे कि कोपरनिकस ने नई थ्योरी दी, इस प्रकार का खोज हुआ है ना। यह बताएंगे कि संसार का मानचित्रण बनाना आसान हुआ खोजों से, दुनिया के बारे में महत्व समझ विकसित हुई। फिर दूसरा इसमें एक दूसरा हेडिंग क्या है, मनुष्य की खोज, मानव की खोज। फिर यहाँ 2-3 लाइन लिख के पॉइंट बना सकते हैं। पुनर्जागरण से पूर्व जो मनुष्य था वह एक प्रकार से सोए जैसी स्थिति में था, क्योंकि वो चिंतन तर्क नहीं करता था, जबकि पुनर्जागरण के दौरान इसमें व्यापक बदलाव आया। पहला पॉइंट, मनुष्य को भाग्य पर निर्भर की बजाय भाग्य बदलने वाला और एक शक्तिशाली प्राणी के रूप में देखा गया। दूसरा पॉइंट, मनुष्य द्वारा अधिकतम तर्क किए गए, अधिकतम सवाल खड़ा किए गए लोगों द्वारा, और इस प्रकार तर्क और जो कि है विवेक को बढ़ावा मिला। इस दौर में कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में बहुत सारे नवीन खोजें हुई, और वो मानवीय रुचियों और मनुष्य के जो कि है समस्याओं और उसके जीवन से सीधे जुड़ने वाले मुद्दों से के आधार पर ना लिखे गए, पढ़े गए, समझे गए। और इस दौरान जो है मनुष्य की गरिमा, प्रतिष्ठा, उसका महत्व स्थापित हुआ इन कार्यों से जो कार्य हो रहे थे। तब लास्ट में कंक्लूड कर देंगे, कहा जा सकता है कि पुनर्जागरण एक संसार की खोज और मानव की खोज जैसा था, है ना, क्योंकि इस दौरान ये चीज़ें जो घटित हुई उस आधार पर हम मान सकते हैं कि ऐसा था। ठीक है ना। तो जब बड़े प्रश्न लिखेंगे तो उसमें उसी प्रकार से तर्क और चिंतन करेंगे। क्लियर है। इसके कुछ मॉडल आंसर भी हम आप लोगों को देंगे, ताकि देख देख थोड़ा सा लिखना है। लास्ट में एक और प्रश्न लिख लें पुनर्जागरण पे। मानवतावाद पुनर्जागरण का कारण एवं परिणाम दोनों था। विवेचना कीजिए। सौ शब्द में RS के अनुसार रहे। है ना। तो हमेशा तो पहला इसमें जब लिखें तो एक मानवतावाद से आशय पहले स्पष्ट करें। ये जब इसका आंसर लिखेंगे तो पहला तो ध्यान में रहे 2 लाइन में मानवतावाद, सीधे कहेंगे कि मानवतावाद, है ना, का अर्थ है मानव की क्षमता, शक्ति, गरिमा इत्यादि पर बल देना। मानव की शक्ति, क्षमता, रुचि, रचनात्मकता आदि पर बल देना मानवतावाद। फिर बताएंगे मानवतावाद पुनर्जागरण के कारण के रूप में। अब इसमें कुछ चीजें आपको कारण के रूप में बताना होगा, 2-3 पॉइंट। तीसरा मांग है कि परिणाम के रूप में। इसमें भी आपको भाई 2-3 पॉइंट बताना होगा, 1, 2, 3।
पहले मुर्गी के पहले अंडा। होता है ना भाई, अंडा मुर्गी का कारण है, मुर्गी अंडा का कारण है। उसी प्रकार कुछ इशू ऐसे होते हैं कि कोई चीज वो कारण भी रहता है, वो परिणाम भी रहता है कहीं कहीं। तो आप देखेंगे ये मानवतावाद पूरा कर लीजिएगा, मानवतावाद से आशय। सुन लीजिए, जो पुनर्जागरण के पीछे जो कारण थे, हमने कहा कि पुनर्जागरण एक मूवमेंट था, और एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें पहले से स्थापित जो चली आ रही कुरीतियाँ और जो अंधविश्वास थे, बुराइयां थी, उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए। यही तो पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण के दौरान लोगों ने सवाल उठाए, लोगों ने क्या किया कि जगह जगह लिखा, पढ़ा, मांगे उठाई। तो ऐसा अचानक नहीं हुआ। हमने कहा कि पुनर्जागरण के कई कारण हैं। आपने सामाजिक कारण देखा, राजनीतिक कारण देखा, धार्मिक देखा, धर्मयुद्ध देखा, ये सब जो मेन कारण है। उसका एक कारण मानवतावाद भी, अब वही एक तरीके से परिणाम भी। पुनर्जागरण लोगों ने, मान लीजिए मनुष्य को उस प्रकार से गरिमा नहीं गिरी होती जैसा पुनर्जागरण से पहले गिरा था, तो काज जरूरत ही नहीं होती। तो मानवतावाद पुनर्जागरण के कारण के रूप में ये बताएंगे कि भाई पुनर्जागरण के जो मुख्य प्रश्न थे वो मनुष्य से जुड़े हुए थे। पुनर्जागरण से पहले के जो समय है उसमें मनुष्य को न धर्म के अधीन, ईश्वर की अनुकंपा पर, एक ऋण विहीन जो कुछ नहीं कर सकता है, जिसके हाथ में कुछ नहीं है, भाग्य पर निर्भर, ना कमजोर प्रकार के प्राणी के रूप में देखा जा सकता। लेकिन पुनर्जागरण के दौरान मनुष्य की शक्ति, गरिमा, सामर्थ्य इत्यादि को महत्व दिया गया, और जब यह महत्व मिला तो पुनर्जागरण होता चला गया। तो मानवतावाद पुनर्जागरण के होने के पीछे एक बड़ा कारण था। परिणाम भी कि जैसे जैसे पुनर्जागरण फैला, फूला, फला, आगे बढ़ा 200 वर्षों में चीजें, वैसे ही मानव से जुड़े विषय, मानव से जुड़े कार्य और होते चले गए। तो मानव को ऊपर उठाओ, मानव को शक्तिशाली बनाओ, इस प्रेरणा के साथ शुरू हुआ था। अब परिणाम भी मानव के मामले में अधिकतम करो, इसी के साथ वो आगे बढ़ता रहा। तो हमने कहा था ना कि कई बार क्या होता है कि कोई चीज वही कारण भी होता है, वही परिणाम भी होता है। ठीक है। तो इसमें जब लिखेंगे, हमने कहा कि 100 शब्द में है, तो लिखेंगे तो बताएंगे। पहले तो 2 लाइन में स्पष्ट करेंगे कि मानवतावाद से तात्पर्य है मनुष्य की शक्ति, क्षमता, रुचि, सामर्थ्य इत्यादि को बढ़ावा देना। पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। पुनर्जागरण के दौरान, पुनर्जागरण के अनेक कारण में मानवतावाद एक प्रमुख कारण था। पुनर्जागरण के प्रारंभ के पीछे मानव के शक्ति और मानव के क्षमता, मानव की गरिमा की स्थापना का विचार मुख्य रूप से कार्य कर रहा था, क्योंकि इसके पूर्व के काल में मनुष्य की गरिमा गिर गई थी। धर्म के तुलना में उसको जो कि एक दीनहीन, एक अति कमजोर प्राणी के रूप में देखा जाता था, जिसके हाथ में कुछ नहीं है, जो भाग्य पर निर्भर है। यहाँ तक कि उसके लिए स्वतंत्र तर्क और चिंतन करने तक का, है ना, बहुत स्कोप नहीं था, संभावनाएं कम थी। लेकिन पुनर्जागरण के दौरान लोगों ने मनुष्य के शक्ति, सामर्थ्य को बढ़ावा दिया और यह घोषित किया कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, अति सामर्थ्यशील प्राणी है, जिसमें अपने भाग्य को बदल देने तक की शक्ति और क्षमता है। तो इस प्रकार यहाँ मानवतावादी संबंधी विचार ने पुनर्जागरण को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और यह एक कारण के रूप में दिखता है। फिर आगे पैराग्राफ चेंज। पुनर्जागरण के दौरान सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में जो कार्य घटित हो रहे थे, उसमें मनुष्य के जीवन और उसके विकास से जुड़े हुए सवाल मुख्य थे। मनुष्य को ध्यान में रखते हुए समाज
है ना, में मांगे उठ रही थी, साहित्य लिखे जा रहे थे, नए नए इलाकों पे लोग खोज, नए नए स्थानों को मनुष्य खोज रहा था, जा रहा था। तो पुनर्जागरण का परिणाम भी मानवतावाद था, क्योंकि जैसे जैसे ये आंदोलन प्रसार हुआ, आगे बढ़ा, वैसे वैसे मानव के हितों से जुड़े हुए कार्य को अधिकतम बढ़ावा देने की कोशिश की गई, है ना। तो मनुष्य ही कारण भी है और मनुष्य की उपलब्धियां उसके परिणाम में, ये दोनों तरीका है। ये हम आप लोगों को टफ प्रकार के प्रश्न बता रहे हैं। सिंपल प्रश्न तो बहुत पुनर्जागरण पर सीधे सीधे रहेगा। और 2-3 प्रश्न लिख लीजिए, जिसको आप लोग लिख लीजिएगा सीधे। पुनर्जागरण के कारणों को स्पष्ट, कारणों पर प्रकाश डालिए। पुनर्जागरण के कारणों पर प्रकाश डालिए या कारण पर प्रकाश डालिए। 100 शब्द। अगला, यूरोपीय पुनर्जागरण के परिणामों की विवेचना कीजिए। ये भी 100 वर्ड। इसके जो यूरोपीय जो पुनर्जागरण है रेनेसां, उसके जो आउटकम है, उसके जो इम्पैक्ट हैं, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ यूरोपीय रेनेसां। बस यही है। तो ये तो सीधे सीधे हैं। हमने कहा कि ऐसे ही कभी कभी मुद्दे खींचे जाते हैं, तो मुद्दा पे रहेगा तो थोड़ा सा उसको जो पूछा जा रहा है उसको खींच के और उसी के आगे पीछे भाषा बना के, 1-2 बार में नहीं आएगा। 50 प्रश्न आप लोग लिखेंगे तब जाके धीरे धीरे लिखना आएगा, ध्यान में रहे। तो सही गलत जो भी है, जिन मुद्दों के आगे पीछे हम चर्चा किए, वो क्या करना है कि लिखना है, लाके चेक कराना है। थोड़ा सा कम, भाई पूरा गलत नहीं होगा, थोड़ा सा हो सकता है पॉइंट कम हो जाए, थोड़ा सा हो सकता है अप्रोच कम हो जाए, लेकिन जितना आप कोशिश करेंगे उतना ही आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रहे। चलिए, तो ये हो गया। तो पुनर्जागरण एक चीज और है जिसको हम छोड़ दे रहे हैं, जो यहां नहीं करेंगे। यहां करेंगे नहीं, लेकिन यहां समझ लीजिए। अब हम लोग जो रिफॉर्मेशन है उसको कल ही देखेंगे। इसको दूसरे ढंग से समझा दे रहा है। पुनर्जागरण कहाँ हुआ? यहां पर भाई यूरोप में। और रेनेसां कब हुआ? 15वीं 17वीं शताब्दी। पुनर्जागरण क्या था? सीधा है, एक जागरण था। मतलब काहे का जागरण? जो रात में हम लोगों के यहाँ होता है वो वाला नहीं था। वो भी एक तरीके से जागरण इसलिए कहा जाता है। पुनर्जागरण बेसिकली ये था कि यही यूरोप 15वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के हजारों वर्ष पूर्व अगर जाएंगे तो बड़ा आगे था साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान में। लेकिन पिछले 1000 वर्षों के दौरान मध्यकाल में काफी डाउनफॉल हो गया था। अब यहाँ इसी पर समाज से लेखक, विद्वान, विचारक आगे आए और उन्होंने अतीत से प्रेरणा लेते हुए कि देखो हम लोग मध्यकाल में कितने नीचे चले गए हैं, हमारे बाप दादा कितने आगे थे, उस अतीत से इस बात में प्रेरणा लेते हुए साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में लिखना पढ़ना चालू किया। क्वेश्चन उठाने लगे, है ना। स्थापित परंपरा के बाहर जाते हुए नवीन प्रकार के क्वेश्चन, तर्क, विवेक का इस्तेमाल, सोचने विचारने पर बल दिए जाने लगा। तो ये था। तो उस दौरान क्या था, जो समाज में कुरीतियां थी उस पर सवाल उठाए गए, जो राजनीतिक जीवन में कुरीतियां थी, जो धर्म में कुरीतियां था, सवाल उठाए गए। ऐसे ही कहाँ हुआ था? अपने यहाँ इंडिया में। कब हुआ था? 90th सेंचुरी में। तो इसको हम कहते हैं भारतीय पुनर्जागरण।
केवल जागरण भी कहा जाता है, इसको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी कहते हैं। बात वही है। अपने समाज में भी, सामाजिक जीवन में बहुत सारी कुरीतियां थी। सती प्रथा, महिलाओं के जीवन में बाल विवाह, दास प्रथा, छुआछूत। धार्मिक जीवन में कर्मकांड, आडंबर, वही पुराना पोगापंथी विचार हावी थे। राजनीति तो खैर भारत गुलाम था ही। तो इस प्रकार से सामाजिक और जो धार्मिक सांस्कृतिक जो बुराइयां हैं, जड़ता है, इसके खिलाफ इसी 19वीं सेंचुरी में अपने देश से बहुत सारे विचारक आगे आए। जैसे इधर यूरोप में आपने देखा कई लोग आए, हमने कहा मैकियावेली आगे आया, इरास्मस आगे आया, पेट्रार्क आगे आया, है ना, दांते आगे आया, दूसरे लेखक विद्वान आगे आए। वैसे ही यहाँ अपने यहाँ दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, है ना, ईश्वरचंद विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों में और बहुत सारे हैं। मुस्लिमों में आप देखेंगे ये अलीगढ़ मूवमेंट के जो संस्थापक थे सैयद अहमद खान। सिखों में, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, सभी समाजों में अनेक प्रकार की बुराइयां आ गई थी समय के साथ, क्योंकि भारत में ये मध्यकाल था। तो हमारे अपने यहाँ भी सामाजिक धार्मिक जीवन में कुरीतियों के समाप्ति के लिए आंदोलन चला, जबकि बहुत सारी बुराइयां ऐसी थी क्या जो 19वीं शताब्दी में बहुत सारी हमारे सामाजिक जीवन में बुराई जो थी वह बहुत अतीत में नहीं होती थी। अतीत में अगर आप वैदिक काल को पढ़ेंगे तो देखेंगे वैदिक काल में समाज में छुआछूत नहीं था, भेदभाव नहीं था, वर्ण व्यवस्था में भी शुरू में भेद नहीं था। वर्ण तो ये था कि समाज में लोग अलग अलग काम करने वाले थे, तो कह दिया कि फलाना फलाना फलाना, ताकि स्पष्ट पहचान हो। महिलाओं को पुरुषों जैसे बहुत सारे अधिकार थे, शिक्षा का अधिकार, वर चुनने का अधिकार, शासन में उनकी सहमति से निर्णय होते थे। यही सब तो मेन है वैदिक काल में। सती प्रथा जैसी बुराई नहीं थी, बाल विवाह जैसी बुराई नहीं थी। लेकिन देखेंगे कि बाद के दिनों में आ गए तो यहां भी वही सवाल था, अरे हमारे बाप दादा वैदिक काल को याद करो कितने अच्छे थे, और ये बीच में क्या हो गया। तो यहां भी एक तरीके से अतीत से जागरण है, अतीत से लगाव, प्रेरणा है। हालांकि यहां दोनों था कि हम अपने अतीत से तो प्रेरित हुए ही, बहुत सारे लोग इधर से भी प्रेरित हुए। जो पश्चिम में उन दिनों बदलाव हो रहे थे कि भाई पश्चिम में उन दिनों मानवतावादी मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, लोगों का जो मिला हुआ था, स्वतंत्रता इस समाज का, हमने कहा कि मानवाधिकार इस समाज का खास पहलू था। विज्ञान में लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ हमने इनसे भी प्रेरणा ली पश्चिम से, और साथ साथ अपने भी अतीत से प्रेरणा ली। इसलिए अपने वाले को भी भारतीय पुनर्जागरण कहा जाता है, और कई बार इन दोनों में कंपेयर किया जाता है। तो ये अभी हम नहीं बताएंगे दूसरा वाला, इतना समझा के इसलिए छोड़ रहे हैं कि जब हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो भारत में जो हुआ, और तब एक बार रिकॉल करके कि यूरोपीय पुनर्जागरण से तुलना। क्लियर है? हाँ, दोनों में अगर कुछ देखें समानता, तो इधर भी और इधर भी सामाजिक मामलों में बहुत सारे जो समस्याएं थी उसके खिलाफ आंदोलन हुआ, धार्मिक मामलों में। लेकिन जो यूरोपीय जो रेनासा है, उसका जो फलक है, उसका जो डायमेंशन है वो ज़्यादा बड़ा है। यहाँ ज्ञान विज्ञान पे बहुत ज़्यादा बल था। यूरोप के ज़्यादातर देश उस समय स्वतंत्र थे, बाहर का कोई उनके ऊपर बाहर से आके गुलाम नहीं बनाए हुए था। यहाँ अपने यहाँ हम सुधार जब कर रहे थे तो हम गुलाम थे, क्योंकि ब्रिटेन हम पे शासन कर रहा था। तो हमारे काम करने की स्वतंत्रता थी ना, सीमा थी हमारे काम के स्वतंत्रता की। तो इसलिए भारत में उस प्रकार से साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया जैसे इधर है। भारत में आप देखेंगे पॉलिटिकली उस समय उतना राइट नहीं मिल पाया जैसे इधर है, क्योंकि गुलाम होने के कारण और ब्रिटेन के अधीन होने के कारण राजनीति में बड़े बदलाव की उस समय गुंजाइश नहीं थी, जिसमें 19वीं शताब्दी में हो रहा था, है ना। ये चीज़ है। क्लियर है? तो अभी ये टॉपिक जो है हमारा समाप्त होता है। इसी से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक होगा, अगला हेडिंग दे लेंगे नया टॉपिक, और वह है धर्म सुधार आंदोलन।
रिफॉर्मेशन। कहानी सुन लीजिए, इसी पे कहानी सुना दे रहा है। इसको हम लोग टॉपिक के रूप में कल देखेंगे। जो रेनेसां हुआ, हमने कहा कि 15वीं 17वीं शताब्दी, इसी का भाग है अगला धर्म सुधार, जो रेनेसां का ही भाग है, और ये है 16वीं शताब्दी में, जो इसके बीच है। धर्म सुधार रेनेसां का ही एक भाग है। रेनेसां में बहुत से मामले में बात हुई, लेकिन वहां धर्म के मामले में इतना कुछ नया हुआ कि उसको अलग टॉपिक कर देता है। तो याद करिए, पुनर्जागरण ने क्या किया था, बहुत सारे सवाल खड़ा किए थे, तर्कवाद को बढ़ावा दिया था, विवेक को बढ़ावा दिया था, सोच को, और इस बात पर बल लहर आ गई थी कि किसी भी चीज को समाज में बहुत तेजी से तर्क की प्रवृत्ति, आर्गुमेंट करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला था पुनर्जागरण में। बाइबल में ये कहा गया, अच्छा यार, कहा गया सही हो सकता है क्या? पहले लोग ऐसे मान लेते थे, अब लगे तर्क करने। वो फलाने बाबा कह रहे थे कि 10,000 का हमें दो, और उसके बाद स्वर्ग का टिकट दे रहे हैं। तो 4 लोग अब सवाल खड़ा करने लगे, सही हो सकता है क्या? पहले लोग मान ले रहे थे। तो पुनर्जागरण ने जो तर्क और सवाल खड़ा किए, अब यहाँ जगह जगह लोग धर्म में सवाल खड़ा करने लगे। और ये पूरे यूरोप में खास जगहों पे आप देखेंगे, इधर न जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, है ना, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जगह जगह पे इन देशों में एक से बढ़कर एक धर्म सुधारक आ गए। यानी धर्म में सुधार के लिए और उसको जगह जगह आलोचना करने वाले विचारक आ गए, और उन्होंने पूरे यूरोप में माहौल गर्म कर दिया धर्म को लेकर। उनमें एक नाम है मार्टिन लूथर, जो जर्मनी का था। वहाँ जर्मनी के विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था, और जो कैथोलिक धर्म की बुराइयां हैं उसके खिलाफ एकदम हल्ला गोल मचा दिया। इसी तरह से एक कैल्विन है फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में जिग्वेली, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर। तो इस दौरान क्या हुआ, जगह जगह धर्म में बदलाव। लोगों ने ये नहीं कहा कि धर्म से बाहर चले जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहा। कहा कि भाई हम ईश्वर को मानेंगे, बाइबल को मानेंगे अपने ढंग से। असली मामला क्या था वहां कि हमने कहा कि आम लोग, कॉमन मैन नीचे था, चर्च हमने कहा एक तरफ सामंत। तो ये चर्च क्या करता था, कॉमन मैन पे दखल। बाइबल क्या थी, केवल लैटिन में, तो आम आदमी पढ़ नहीं पाता था। पुनर्जागरण में लोग लगे दूसरी भाषा में बाइबल का अनुवाद करना, तब पता चला अरे यार, वो बाबा लोग बीच में जो व्याख्या करके बताते हैं तो इसमें है ही नहीं। कई बार देखेंगे धर्म गुरु वो व्याख्या कर देते हैं जो मूल किताब में है ही नहीं। कुरान, हदीस और भी दूसरे जो हिंदू धर्म की जो किताबें हैं, बाबा व्याख्या करेंगे तो अलग टाइप का रहेगा उसमें, है ना। जो आप मूल पढ़ेंगे उसमें मूल बातें अलग है। तो देखेंगे अब आगे चर्च की जो बुराइयां हैं, इसका जो दखल है, उसको लेकर के जगह जगह उठ खड़े हुए लोगों ने कहा कि देखिए, हम मानेंगे बाइबल को, ईश्वर को अपने मन से, कोई बिचौलिया के माध्यम से नहीं। हम इस बात को नहीं मानेंगे कि हम कुछ पैसे के बदले किसी के प्रमाण पत्र ले लें तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं। हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अपने आप ईश्वर खुश हो जाएगा, स्वर्ग जाएंगे, किसी टिकट काटने से थोड़ी जाएंगे। लेकिन ये बहुत सामान्य बात नहीं थी जितना आसानी से हम लोग बोल दे रहे हैं। धर्म की सत्ता में और इस सोच में टकराव होगा। तो देखेंगे यूरोप में पुनर्जागरण के दौरान धर्म को लेकर के बड़ा टकराव हुआ, और पूरा यूरोप 2 भागों में बट गया। पूरा धर्म का बदलेगा नहीं। तो जो पहले से चला आ रहा था उसको रोमन कैथोलिक धर्म कहता है, और उस पुराने धर्म के विरोध में एक नया प्रोटेस्टेंटिज्म,
लोग जगह जगह विरोध किए और विरोध स्वरूप नया नया चर्च बना लिए, तो उसको प्रोटेस्टेंटवाद, प्रोटेस्टेंटिज्म कहा जाता है। इंग्लैंड वाले अपना चर्च, फ्रांस वाले अपने, स्विट्जरलैंड वाले अपने, जगह जगह अपना। उन दौरान क्या होता था कि ये जो इटली है, धर्म के मामले में पूरे यूरोप पर यहीं से नियंत्रण था। पूरे यूरोप वाले एक ही पोप को चुनते थे जो इटली में बैठ के पूरे यूरोप पे कंट्रोल करता था, और पोप की नियुक्ति राजा नहीं कर सकता था, उसका एक अपना सिस्टम था। लेकिन जो प्रोटेस्टेंटिज्म वाले आए, जब ये आया तो कहा गया कि नहीं, हर देश का अलग अलग अपना चर्च होगा। और राजा लोग याद करिए कि कहीं ना कहीं ये बात चाहते थे कि चर्च पर नियंत्रण कर नहीं पा रहे थे। अब जनता जब चर्च के खिलाफ खड़ी हो गई लोग यहाँ से, तो राजा को भी मौका मिला कि चर्च पर अंकुश लगाए। यही है धर्म सुधार आंदोलन। तो धार्मिक बुराइयों के खिलाफ धर्म के वास्तविक मूल्यों, रियल वैल्यू को स्थापना, बाइबल के मूल सिद्धांतों आदर्शों की स्थापना और बुराइयों के खिलाफ सुधार इत्यादि के भाव से 16वीं सदी में यहाँ व्यापक धर्म सुधार आंदोलन हुआ, जिसकी जड़ें पुनर्जागरण के सुधारों के साथ जुड़ी थी। तो पुनर्जागरण ने लोगों को तर्क और चिंतन करने के लिए इतना, है ना, वेव्स पैदा किया कि अब लोग धर्म को लेकर के बड़े बड़े सुधार को बढ़ावा दिए। तो इसी में भी वही उसी तरीके से बातें हैं, ध्यान में रखें। यहाँ भी वही हम बांटेंगे टॉपिक को। धर्म सुधार आंदोलन क्या है, पहली चीज क्यों हुआ था, तो हम लोग देखेंगे कि धर्म में सुधार की वजह खुद उस समय का जो धार्मिक कुरीतियाँ हैं वो, तो उसके कारण कौन कौन मेन लोग थे जिन्होंने मेन भूमिका निभाई, और धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम। ठीक है, तो इसको हम लोग कल देखते हैं।